Okay, today I am going to discuss very important topic, that is land revenue settlement. Land revenue settlement is actually very important topic from UPSC perspective. And if you want to know more about the admission process in IQ Civils IAS Academy, then you visit to our website and our center. Okay, अभी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में। यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती है और आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे इसको ध्यान देना, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में जो यूपीएससी में हम लोग पढ़ते हैं तीन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट के बारे में। फर्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। सेकंड इज रैयतवारी सेटलमेंट एंड थर्ड इज महलवारी सेटलमेंट। सो तीन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है लैंड रेवेन्यू के। इसमें हम आज देखेंगे जो फर्स्ट है आपका लैंड रेवेन्यू परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट डिस्कस करने से पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि इन विच सर्कमस्टेंसेस दिस सेटलमेंट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय ईआईसी, स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में इसको इंट्रोड्यूस किया और क्यों किया, व्हाई दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस एट फर्स्ट प्लेस। सो 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस became the governor general. He became the governor general of Bengal, governor general of Fort William, you can also say, and he introduced settlement. बट क्वेश्चन ये है कि इसने इंट्रोड्यूस किया ये सेटलमेंट गवर्नर बनने के बाद, गवर्नर जनरल बनने के बाद, तो उससे पहले का क्या सेटलमेंट था एंड हाउ दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन बंगाल एंड later on in India. So परमानेंट सेटलमेंट डिस्कस करने से पहले, उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाउ इट इवॉल्व, कैसे हुआ। तो आप लोगों को पता होगा जैसे बैटल ऑफ बक्सर, इट टुक प्लेस इन 1764। बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन 1764 और उसके बाद दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। सो दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज गिवन टू ईआईसी बाय द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट, जो है दीवानी राइट मींस लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट था, इट वाज गिवन टू ईआईसी एंड इन 1765 ईआईसी एस्टैब्लिश्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का ये था कि दो पावर सेंटर थे, वन वाज नवाब, हाँ, मीर कासिम के बाद मीर जाफर को रिस्टोर किया गया, फिर बाद में उसके बेटे को रिस्टोर किया गया था। सो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, इट वाज विद द नवाब। डुअल सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट वाज विद नवाब।
और जो रेवेन्यू का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था रेवेन्यू कलेक्शन का, इट वाज विथ ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ईआईसी है इसके पास सभी पावर है, इट हैड ऑल द पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहां पर नवाब हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर, क्योंकि रेवेन्यू नहीं था ना। रेवेन्यू अगर आपके पास नहीं होगा तो यू कैन नॉट एडमिनिस्टर योर टेरिटरी वेरी इफेक्टिवली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ईच एंड एवरीथिंग दे वर डिपेंडेंट ऑन ईआईसी, और ईआईसी का इंटरफेरेंस जो था वो भी काफी ज्यादा था। ओके, सो इसको डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। सो जब डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1765 और ये 1772 तक, 1765 से 1772 तक चला, एंड लेटर इट वाज एबॉलिश्ड। सो इस टाइम पर क्या था, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता था? एक्चुअली जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे दे वर नॉट वेल वर्स्ड इन इंडियन विलेज लाइफ, एग्रीकल्चरल लाइफ। तो वो क्या करते थे, वो दीवान तो बन गए थे, दे हैड एक्चुअली पावर टू कलेक्ट द रेवेन्यू, बट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू एक्चुअली कलेक्ट द रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। सो एक इंटरमीडियरीज वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो पोस्ट ऑफ नायाब दीवान। सो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? दीवान, बिकॉज दे गॉट द दीवानी राइट। सो एक इंटरमीडियरीज होता है नायाब दीवान, ये क्या करते हैं, ये जो पीजेंट्स होते हैं इनसे क्या करते हैं, लैंड रेवेन्यू ये कलेक्ट करते हैं और इनको डिपॉजिट करते हैं। सो ये जो नायाब दीवान थे ये बेसिकली इंडियंस थे। सो नायाब दीवान वर एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द कंपनी एंड दे यूज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। ओके, एंड दे यूज्ड टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड्स। तो ये सिस्टम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में ये चलता था। जैसे आपको एग्जांपल दूं, रजा खान, ही वाज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल। लेटर राजा सितब रॉय, ही वॉज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बिहार। तो ऐसे अलग अलग एरिया के जो दीवान थे अलग अलग टाइम पर, एक ऑफिसर आप बोल सकते हो वो इंडियंस होते थे, क्योंकि इंडियंस को पता था कि एग्रीकल्चरल लाइफ के बारे में, किससे कितना टैक्स लेना है, हाँ उनको ये सब सारी चीज़ें पता थी, तो इसीलिए उनको एज ए ऑफिसर, हाँ रेवेन्यू कलेक्टर उनको अपॉइंट किया जाता था। क्लियर? और जो भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे 90% रेवेन्यू वो कंपनी को डिपॉजिट करते थे, और ये नायाब दीवान जो अपने पास है 10% रेवेन्यू वो रखते थे फॉर देयर सर्विसेज। सो आउट ऑफ टोटल collected revenue 90% was deposited to the company and rest 10% was to be retained by the traditional landlord. ओके, तो ये इंटरमीडियरीज जो थे लैंडलॉर्ड से कलेक्ट करते थे, तो वो 10% और बाकी नायाब दीवान जो थे उनको सैलरी वगैरह मिलती थी। सो ये सिस्टम था 1772 तक। ओके, बट दिस सिस्टम वाज अबैंडन्ड। अब होता क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग, he came to India and he became governor in 1772 and later on he became the first governor general of Calcutta after regulating act 1773. So जब ये आया तो उसमें ईयरली सेटलमेंट पहले चलता था, ईयरली सेटलमेंट कि हर साल रेवेन्यू कलेक्शन होगा इसके आने से पहले, और हर साल कंपनी डिसाइड करेगी। जैसे इस साल सपोज 100 रुपीज़ का कलेक्शन हुआ तो कंपनी बोलेगी कि इस साल हमारा टारगेट जो होगा 110 रुपीज़ का हो। जैसे हमारे गवर्नमेंट भी बोलती है कि हमारा जीएसटी कलेक्शन सपोज इस मंथ एक्स हुआ तो नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर जो है एक्स प्लस समथिंग होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए। ओके, सो हर साल टारगेट जो है वो सेट किए जाते थे, बट उसमें प्रॉब्लम थी बहुत सारी कि कभी रेवेन्यू कम आता था, कभी ज़्यादा आता था। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ही केम विद वेरी यूनिक आइडिया एंड यूनिक सेटलमेंट, इसको बोलते हैं क्विनियल सेटलमेंट। क्विनियल सेटलमेंट, क्विनियल का मतलब होता है 5 ईयर सेटलमेंट। So here this settlement was introduced by Warren Hastings in 1772 and under this settlement landlord were given right to collect the revenue for a period of
लैंडलॉर्ड वर गिवन राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए उनको बोला गया कि आप कर सकते हो। बट ये जो लैंडलॉर्ड है, हाउ दे वर चूजन बाई ऑक्शन प्रोसेस। अब ये बोला गया सपोज ये विलेज है एक्स, ये विलेज है वाई, सो ये जब विलेजेस थे या क्लस्टर ऑफ विलेजेस होते थे उनकी ऑक्शनिंग प्रोसेस होती थी, जो हाईएस्ट बिडर था उसको लैंडलॉर्ड बनाया जाता था एंड 5 साल के लिए उसको टर्म होता, जैसे इलेक्शन होता है तो जो भी कैंडिडेट जीतता है 5 साल के लिए, हाँ, ही एंजॉय इन आइदर इन लेजिस्लेचर और इन पार्लियामेंट। सो उसी तरह से 5 साल के लिए इसको राइट मिलेगा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। ओके, बट दिस सिस्टम एक्चुअली फेल्ड मिजरेबली। This system actually failed miserably. Why this system actually failed miserably? Because this system exploited the peasants on a very large scale. Peasants का जो है exploitation वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रहा था। Peasants का exploitation जो है वो काफ़ी ज़्यादा था and peasants they were not happy with this policy with the government. होता क्या था कि मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड दे वर नॉट एक्चुअली श्योर वेदर दे आर गोइंग टू कंटिन्यू देयर टर्म आफ्टर 5 ईयर। जैसे आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बेईमान भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्हें लगता है कि 5 साल के बाद पता नहीं पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, टिकट देगी तो जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो क्या करते हैं बहुत जितना पैसा होता है वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली दिस लैंडलॉर्ड्स दे वर आल्सो नॉट श्योर वेदर आफ्टर 5 ईयर दे आर गोइंग टू कंटिन्यू देयर टर्म। सो वो क्या करते थे कि दे यूज टू एक्सप्लॉयट द पीजेंट्स टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट और बहुत ज़्यादा उनसे एक्सट्रैक्ट करते थे मनी, हाँ, इन इलीगल वेज। सो इन दिस वे द एग्रीकल्चर एक्चुअली गॉट रून्ड एंड पीजेंट्स सफर्ड इमेंसली। सो अल्टीमेटली इन 1777 दिस सिस्टम वॉज ड्रॉप्ड एंड अगेन जो ईयरली सेटलमेंट था, रेवेन्यू फार्मिंग सेटलमेंट, ईयरली सेटलमेंट, उस पर गवर्नमेंट को वापस आना पड़ा। तो ये सारी जो है ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही थी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये प्रॉब्लम जो था वो चल रहा था। अब इस बैकग्राउंड में लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री होती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री होती है एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आता है तो ही इंट्रोड्यूस वन सेटलमेंट दैट इज नोन एज, इसको बोलते हैं डेसिनियल सेटलमेंट। एक काउंसिल मेंबर था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ही वाज द असिस्टेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनका नाम था सर जॉन शोर। सो जो ब्लूप्रिंट था सेटलमेंट का वो इसी ने तैयार किया था। और दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो बैकग्राउंड था, ही वाज फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी, he was from aristocracy and he was given free hand basically to solve the land revenue system in India when he was sent by the court of director and board of control from London. So इसको फ्री हैंड दिया गया और बोला गया कि आप कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकालो जिससे ये जो लैंड रेवेन्यू की प्रॉब्लम है इसको दूर किया जाए। बाकी और भी कामों के लिए इसको भेजा गया था, बट लेकिन लैंड रेवेन्यू वाज द मेन कंसर्न, क्योंकि अगर आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो आप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट रूल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट वाज द एक्चुअली द केस। सो ही केम विद दिस आइडिया। सो 1787-88 में डेसिनियल सिस्टम वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड, बट इन 1793 इट वाज कन्वर्टेड इनटू और चेंज्ड इनटू परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि पहले जो रेवेन्यू था ये बोला गया कि ये 10 ईयर के लिए फिक्स किया गया। डेसिनियल हाँ एक डिकेड के लिए 10 ईयर के लिए फिक्स किया गया, लेकिन बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया। इट वाज फिक्स्ड परमानेंटली। ओके, अब इसमें क्या है कि इसमें मैकेनिज्म क्या है, जो ये नया सिस्टम था डेसिनियल सिस्टम, लेटर इट वाज चेंज इनटू परमानेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट। व्हाट वाज द वेरियस मैकेनिज्म अंडर दिस सेटलमेंट। पहला क्या था कि जो लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड दे वर डिक्लेयर्ड एज ए ओनर ऑफ लैंड, ओनर ऑफ लैंड। इससे पहले क्विनियल सेटलमेंट में भी लैंडलॉर्ड होते थे, बट दे वर नॉट एक्चुअली द ओनर ऑफ लैंड। वो सिर्फ उनका काम था कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। हाँ, उनको आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था, बट
ओनर जो होते थे वो पीजेंट्स ही होते थे, बट हियर फॉर द फर्स्ट टाइम लैंडलॉर्ड्स बिकेम द ओनर ऑफ द लैंड एंड ये हेरिडेटरी हो गई। हाँ, मीन्स लैंडलॉर्ड का भी जो बेटा होगा वो भी लैंडलॉर्ड बनेगा। जैसे आपके फादर की प्रॉपर्टी है तो उनके बाद वो आप उसको इनहेरिट करते हैं, सो इट बिकेम हेरिडेटरी ऑल्सो। सो लैंडलॉर्ड वर डिक्लेयर एज ए ओनर ऑफ लैंड। ओके, सो जो लैंड राइट है इट वॉज एक्चुअली ट्रांसफर टू लैंडलॉर्ड। दूसरा, ये जो लैंडलॉर्ड थे यहाँ पर भी ये ऑक्शन प्रोसेस से डिसाइड होते थे। इसमें क्या होता था कि दी हाईएस्ट बिडर, सेम प्रोसेस होता था, हाईएस्ट बिडर जो होते थे दे वर गिवन राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। ओके, और जो भी लैंड रेवेन्यू वो बोलते थे हर साल उनको उतना पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को करना होता था, और जो भी वो लैंड रेवेन्यू होता था 89% वॉज गिवन टू EIC बाई लैंडलॉर्ड और 11% वॉज एक्चुअली केप्ट बाई लैंडलॉर्ड्स। वो जो भी सर्विस करते थे, जैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसमें उनके कॉस्ट आएंगे, जो उनकी सर्विसेज के बदले उनको 11% दिया था एंड 89% वॉज डिपॉजिटेड टू EIC, जो पहले से ही फिक्स्ड किया गया और ये बोला गया कि ये चेंज नहीं होगा 10 साल तक, बाद में इसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। ओके, सिमिलरली जो जमींदार थे उनको और भी राइट दिया गया, बोला गया कि दे वर गिवन राइट टू इशू पट्टा एंड कबूलियत। पट्टा एंड कबूलियत एक होता है टाइटल डीड, जैसे आज के टाइम पे विलेज सरपंच सरपंच हैव राइट टू एक्चुअली ग्रांट पट्टा। तो एक टाइटल डीड होता है कि जैसे जो लैंडलेस टेनेंट या फार्मर्स होंगे तो उनको जो विलेज हेडमैन होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो उनको पट्टा इशू कर सकते हैं। उस टाइम पर ये टाइटल डीड था। तो आज के टाइम पर भी अगर आप विलेज का एनवायरमेंट कंडीशन जानते हो तो देयर इज लॉट ऑफ करप्शन। हाँ, पट्टा जनरली जो विलेज हेडमैन होते हैं अपने खास लोगों को ऐसे ही इशू किया जाता है, वो सबको ऐसे जो इसको जरूरत ज़्यादा सॉरी उसको वो लोग इशू नहीं करते जनरली। तो सो दिस प्रैक्टिस वाज दो इंट्रोड्यूस बट देयर वाज नो अरेंजमेंट टू एक्चुअली इंश्योर दिस प्रैक्टिस। तो जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनको ये इसका फायदा जो है वो नहीं मिलता था। अब ये बोला गया कि सपोज हर साल गवर्नमेंट को 1000 रुपीज जो है उतना कलेक्ट किया जाएगा सपोज एक्स विलेज के पीजेंट से। तो अब ये क्या करेंगे, ये 1000 रुपीज ही कलेक्ट करेंगे, बाकी उसका 89% EIC को देंगे, रेस्ट वो 11% अपने पास रखेंगे। सो जमींदार वर एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट ओनली द बिडिंग अमाउंट बट इन रियलिटी दे यूज टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल बिकॉज दे बिकेम द ओनर ऑफ द लैंड। और ज्यादा कोई बोलता था तो उसको वहां से मारते पीटते थे, खाली करा देते थे जमीन। हाँ, एंड दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस मेनली फर्स्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। शुरू में इसको बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर बाद में कुछ और रीजन में भी इसको बढ़ाया गया था। अब कुछ प्रोविजन थे वो धीरे धीरे और भी ऐड किए गए, जैसे 1794 सनसेट क्लॉज वाज इंट्रोड्यूस्ड। सनसेट क्लॉज, सनसेट क्लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कॉर्नवालिस है ये सब कर क्यों रहा है, क्योंकि जब इसको भेजा गया तो लैंड रेवेन्यू की प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? एक्चुअली देयर वाज लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन लैंड रेवेन्यू। जैसे एक होता है आपका रिसीट और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर। अगर इकोनॉमी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, एक होता है आपका रिसीट और एक होता है एक्सपेंडिचर। तो रिसीट जो भी आता है गवर्नमेंट उसको स्पेंड करती है वेलफेयर पर्पस के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए। सो ये जो इनकमिंग रेवेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता था। जैसे आपकी इनकम सपोज लेट अस सपोज 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो आप अपना घर उस हिसाब से चलाओगे। 1 लाख रहेगा तो उस हिसाब से चलाओगे, 10 लाख रहेगा तो उस हिसाब से आप मंथली खर्चा करोगे। लेकिन सपोज आपका आज इस महीने 500 रुपये कमाई हुई, अगले महीने 5 लाख की हो गई, सो आप बहुत अनसर्टेन फील करोगे कि आपको कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है। सो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि एक साल बहुत ज़्यादा कर दिया और एक साल बहुत कम करे, ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ओके, सो ये जो फ्लक्चुएशन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में, क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो था वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था गवर्नमेंट का, सो ये काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा था। तो इसीलिए इस चीज़ को सेटल करने के लिए इसने ये यूनिक आइडियाज़ निकाला था, क्योंकि आपका इनकम पता रहेगा तो आप उसी हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज कर पाओ। एंड बिफोर दैट
British EIC, they were not able to manage their expenditure very properly, हाँ, their budget very properly. So इसलिए इस सिस्टम को इसने इंट्रोड्यूस किया, और इसने 1794 में जब ये सनसेट क्लॉज लाया गया तो उसमें ये बोला गया कि अंडर दिस लॉ जमींदार कुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर लैंड, हाँ, फ्रॉम देयर टाइटल इफ दे फेल टू डिपॉजिट द रेवेन्यू बाय द सनसेट ऑफ लास्ट डे फिक्स। जैसे ये बोला गया सपोज 21 दिसंबर को हर साल सारे पेमेंट जो है वो करने होंगे बाय द सनसेट, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू पे देन इन दैट केस योर प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सब केस जो है वो वहां पर चल रहा था, और लैंडलॉर्ड को भी राइट दिया गया। जैसे इन 1798 अनदर क्लॉज दैट इज नोन एज हैप्टम वाज इंट्रोड्यूस, हैप्टम वाज इंट्रोड्यूस, और इसमें ये बोला गया जमींदार वर गिवन पावर एक्चुअली टू रिमूव एनी पीजेंट्स फ्रॉम देयर लैंड इफ दे आर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, हाँ, एंड विदाउट गोइंग थ्रू एनी जुडिशियल प्रोसेस। जैसे सपोज मैं आपके घर शहर में सपोज रेंट पे रहता हूँ, हाँ, एज ए टेनेंट मैं आपके यहाँ रहता हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपका मन किया रात में आप बोले कि आप 10,000 देते हो पर मंथ, आपका अगले दिन से 20,000 नहीं तो घर खाली करो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लॉ का एक प्रोसीजर जो होता है उसको, हाँ, फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो रात में 12 बजे आया और बोला कि आप, हाँ, घर खाली कर दो, ऐसा वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसा करते हैं तो आप उनको चैलेंज कर सकते हो, बट हियर जमींदार्स वर गिवन पावर टू रिमूव एनी पीजेंट्स फ्रॉम देयर लैंड विदाउट फॉलोइंग एनी जुडिशियल लीगल प्रोसेस। सो इससे क्या होगा कि जो एक्सप्लॉयटेशन है फार्मर्स का वो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ रहा था। सो ये सारी जो है प्रॉब्लम जो है, तो परमानेंट सेटलमेंट वो इसलिए बोला गया कि लैंड रेवेन्यू अगर हम परमानेंट करेंगे तो बाय द सनसेट ऑफ लास्ट डे फिक्स अगर वो इतने हमें अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, अब हमारा हेडेक नहीं है, हमें पता है कि हमारा रेवेन्यू कितना आने वाला है, हमारा रेवेन्यू कितना आने वाला है, उस हिसाब से अपने बजट को मैनेज कर पाएंगे। सो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। बट इसमें जो प्रोसीजर थे जो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस प्रूफ होते गए एक के बाद एक, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट था और रियलिटी में कुछ डिफरेंट हो रहा था। जैसे गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो उसका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, लेकिन रिजल्ट ज़्यादातर हमें किसी से मिलता है कुछ और ही होता है। हाँ, जैसे मान लो कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई गवर्नमेंट लॉ बनाया, बनाना भी चाहिए, अच्छी बात है, बट उसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो जिनका यूज कम होता है, मिसयूज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, सो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन जो था वो कुछ और था, लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन कुछ और था, बट लेकिन रियलिटी में उसको कुछ और मिल रहा था। उसको बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ रहे थे। तो पहला जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि जो कंपनी है उसको एक तो फिक्स्ड और स्टेबल इनकम मिलेगा, फिक्स्ड एंड स्टेबल इनकम। इससे क्या होगा, अपने वो एक्सपेंडिचर को, अपने बजट को वो प्रॉपरली वो मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, लैंडलॉर्ड वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द रेवेन्यू, और कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। सो कंपनी वर हैविंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। हाँ, कोई भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ये सब मैनेज करने की। दूसरा, कंपनी को इसमें फ़ायदा नहीं था, एक्चुअली इसमें नुकसान था। जैसे मेरी सैलरी सपोज आज 10,000 है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगले साल इसमें 10% का हो, उसके अगले साल 10% का हो, 12% का हो, 13% का हो, ये मेरा एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स कर दिया गया था, तो कंपनी को ज़्यादा फायदा नहीं था। लेकिन कंपनी ने ये स्टेप, ये रिस्क लिया फिर भी, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ से ये चीज़ें यहाँ से फिक्स हो गई, ये इनकम फिक्स कर दी गई, तो उससे होगा क्या, उससे जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो पहले लैंड रेवेन्यू के काम में लगे रहते, दे विल बी फ्री फ्रॉम दिस जॉब, और उनका जो यूज है वो काफ़ी, हाँ, किसी दूसरे एक्टिविटीज़ में किया जाएगा, हाँ, गवर्नेंस इंप्रूव करने में। और कंपनी को ऐसा लगता था कि ट्रेड, हाँ, कॉमर्स, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होगा तो हम यहाँ पर भी टैक्स जो है लगाकर अपने रेवेन्यू को हम लोग इंक्रीज कर पाएंगे। सो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी, दैट वाज द थिंकिंग ऑफ द कंपनी। सो दैट्स वाई दे केम विद दिस आइडिया, दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। दूसरा एक्सपेक्टेशन था कि जमींदार वर क्रिएटेड, हाँ, एक जमींदार को ओनर बना दिया। अब उनको ऐसा लगता था कि दे आर गोइंग टू एक्ट एज ए पिलर
ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द EIC, फॉर द गवर्नमेंट। पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मीन्स, अब एक्चुअली क्या है कि जमींदार का इंटरेस्ट ऑफ जमींदार इज टाई अप विथ EIC। अगर EIC, जब जमींदार, ये कोई भी पर्सन जमींदार तभी तक है जब तक EIC है। अगर EIC का रूल खत्म हो गया इंडिया से तो जमींदार का भी जो प्रिविलेज है वो भी खत्म हो जाएगा। सो जमींदार का जो प्रिविलेज है ये टाई अप था EIC के इंटरेस्ट से। सो जमींदार हर हाल में क्या करेंगे, EIC को सेव करेंगे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिबेलियन। सो 1857 का रिवोल्ट जब आप पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि जो जमींदार के पास जमींदारी राइट थी, दे वर आइदर न्यूट्रल और दे एक्चुअली प्रोवाइडेड हेल्प टू द कंपनी। वो रिबेलियन का साथ, रिबेलियन एलिमेंट का वो साथ नहीं दिए थे, वो EIC का ही साथ दिए थे। So they believe that they are going to act as a pillar of strength because their interest is actually tie up with the interest of the company। और दूसरा ये था कि लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया परमानेंटली, और परमानेंटली फिक्स कर दिया लैंड रेवेन्यू को, तो अब क्या होगा कि इनको एक फिक्स अमाउंट जमींदार को यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट मोर इन एग्रीकल्चर। जैसे अब ये फिक्स है कि 1000 रुपीज़ हमें देना है हर साल एक्स विलेज का रेवेन्यू कंपनी को, और इसमें हम नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक अगर इस गांव में ला रहे हैं और यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है प्रोडक्शन, तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा और जमींदार को मिलेगा। क्योंकि इनको जो है जमींदार को एक फिक्स्ड अमाउंट ही पे करना है EIC को, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर 10 ईयर एंड लेटर ऑन परमानेंटली। तो दीज वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो भी एक्सपेक्टेशन था उसके विपरीत ही सब कुछ हो रहा था, उसके विपरीत ही सब कुछ हो रहा था। इसीलिए ये जो सिस्टम था वो इट वाज एक्चुअली इट वाज कंप्लीटली फेलियर, एंड फार्मर पीजेंट्स दे सफर्ड एक्चुअली इमेंसली। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये फेल क्यों हो रहा था, इसमें कुछ लिमिटेशन थी। एक्चुअली हुआ क्या कि कॉर्नवालिस जब बिडिंग के लिए इनवाइट कर रहा था तो दे इनवाइटेड एक्चुअली द अर्बन एलिमेंट। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, IPL है, IPL टीम बनी, बहुत सारे, मुंबई इंडियंस, दिल्ली का है, लखनऊ का है, पुणे, ऐसे बहुत सारी टीम, चेन्नई का है, तो बहुत सारी टीम बनती है। अब इसमें BCCI इन्वाइट करेगी तो कोई क्रिकेटर को इन्वाइट नहीं करेगी, एक्चुअली वो इन्वाइट करेगी इन्वेस्टर को जो बिग प्लेयर होंगे, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी इनमें इन्वेस्ट करने का, हम आप नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। और जो IPL का गेम है ये मनी मेकिंग प्रोसेस है, मनी मेकिंग मशीन यू कैन से। सो इसमें जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े टाइकून्स हैं, दोज वर इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, दे वर एक्चुअली इन्वाइटेड बाय द BCCI। सो सिमिलरली ये लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, इसमें अर्बन एलिमेंट को डाला गया, अर्बन एलिमेंट को यहाँ पर डाला गया, क्योंकि उनके पास, उनको अर्बन एलिमेंट में जो मर्चेंट थे, जो उनके पास पैसे थे, उनको बुलाया गया। और इनको ऐसा लग रहा था कि जल्दी से एक बार, जैसे यहाँ पर लगता है कि एक बार टीम मिल गई तो वो किसी तरह जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएंगे। दो तरीके होते हैं अमीर बनने के, जैसे IPL में, एक तो होता है कि आप मैच जीतो और दूसरा होता है कि नहीं जीतो तो आप मैच फिक्स कर लो। तो आपने सुने होंगे IPL में बहुत सारे मैच फिक्सिंग के केस भी हुए हैं। सो दे वर ऑल्सो अंडर द इम्प्रेशन, दीज अर्बन people, rich merchants, they were also under the impression that this auction process actually would, you can say, would pave the way for the quick accumulation of the wealth। तो जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा होगा क्विक accumulation होगा वेल्थ का, इसलिए they were actually much more interested in this process। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें कि these rich people, they were not actually aware about the रूरल लाइफ। वो जो रूरल गांव की लाइफ होती है, एग्रीकल्चरल लाइफ, उससे वेल वर्स्ड नहीं थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि जो बिडिंग अमाउंट था वो इट वाज मोर देन द एक्चुअल टोटल प्रोडक्शन। सपोज एक विलेज में सपोज 1000 या 10,000 रुपीज का प्रोडक्शन होता है, सपोज लेट अस से व्हीट या राइस का, पैडी का, तो बिडिंग अमाउंट जो था वो 12,000 था। तो इम्प्रैक्टिकली हाई बिड वाज एक्चुअली प्लेस्ड बाय दीज अर्बन एलिमेंट, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कितना प्रोडक्शन होता है, कैसे क्या करते हैं। उनको लगा कि जल्दी से हमें कॉन्ट्रैक्ट टाइप में मिल जाएगा तो हम जितना चाहेंगे उतना वसूली करेंगे और विल बिकम रिच
हाँ, immediately. So they put forwarded in practically very high bid, which was illogical. इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि अराउंड 70% ऑफ द फार्मर्स, सॉरी, लैंडलॉर्ड्स जो थे, दे वर evicted from the land holding because they were not able to deposit their revenue properly on time. हाँ, तो उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था. बाद में कुछ और बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, उसके डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. सो ये सब इसमें क्या था कि दीज वर एक्चुअली दी फ्लॉस. और एक और भी प्रोसेस हो रहा था कि ये शहर में रहने वाले ज़्यादातर लोग थे, तो इट गेव बर्थ टू एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म. होता क्या, जैसे ये EIC है, ये पीजेंट्स है, तो एक इसमें इमीडिएटरी बनाया लैंडलॉर्ड को, हाँ, थ्रू ऑक्शन प्रोसेस. अब ये लैंडलॉर्ड क्या है, इंटरमीडियरीज हैं. अब ये लैंडलॉर्ड शहर में रहते हैं, तो इन्होंने एक एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म बनाया. एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म का मतलब इन्होंने विलेज में किसी को अपॉइंट कर दिया, किसी को, दे आर गोइंग टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड, और फिर ये जाकर देंगे. तो इंटरमीडियरीज जो वेब था, इट बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन दिस सिस्टम. तो होगा क्या कि अल्टीमेटली जो बर्डन होगा वो किस पे होगा, वो बर्डन होगा पीजेंट्स पे. एक्सपेक्टेशन क्या था कि दीज लैंडलॉर्ड दे वर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर, लेकिन दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर. वो किस में इंटरेस्टेड थे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कलेक्ट कर लिया जाए रेवेन्यू. सो ये सब सारे जो सिस्टम थे, इससे जो हमारे जो पीजेंट्स थे, जो जो हु कन्वर्टेड इनटू टेनेंट्स, बेसिकली लैंडलेस टेनेंट्स, दे सफर्ड मिसरेबली, और उनकी हालत जो है वो खराब हो गई. और एक रीजन ये था, इकोनॉमिक रीजन, कि पीपल रिवोल्टेड, दीज पीजेंट्स क्लास एक्चुअली रिवोल्टेड. और जो जमींदार इनको प्रॉपर्टी से बताया ना कि 70% बाई 1820 एविक्ट कर दिए गए थे, तो वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट किया, और वो लड़ रहे थे. काफ़ी पीजेंट्स ने भी इसमें कोऑपरेट किया था, बिकॉज दे सफर्ड इमेंसली बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी. ओके, ये सिर्फ इसी से नहीं, रैयतवारी मालवारी सेटलमेंट कभी डिस्कस करेंगे बाद में, तो उसमें भी देखेंगे कि ये जो सेटलमेंट थे, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी. तो इसीलिए बहुत सारे पीजेंट्स, बहुत सारे लैंडलॉर्ड हु वर इवेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड होल्डिंग, दे एक्चुअली रिवोल्टेड इन 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उससे पहले भी छोटे मोटे रिवोल्ट हुए हैं, पीजेंट्स रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट्स, तो वो भी हुए, लेकिन जो मेजर रिवोल्ट था 1857 का, उसमें इनका भी जो है पार्टिसिपेशन वो काफ़ी ज़्यादा था. तो इंटेंशन क्या था. सो प्रीलिम्स में, मेंस में जैसे भी क्वेश्चन आए, तो आप सारी चीज़ों को याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना है. क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, एक्सपेक्टेशन क्या थी, लिमिटेशन क्या थी, हाँ, ये फेल क्यों हो गया, हाँ, इसका बैकग्राउंड था, कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाउ लैंड रेवेन्यू सिस्टम एक्चुअली इवॉल्व अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये सब चीज़ें, सारा एक हॉलिस्टिक व्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से, बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे. और ये सब पता नहीं रहेगा तो एनालाइज करने में, क्वेश्चन को एड्रेस करने में, क्योंकि बेसिक डायरेक्ट 1 2 3 4 ये पॉइंट ऐसे नहीं पूछता है. एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको एनालाइज करना होगा, चीज़ों को डिस्कस करना, समझना, उसके नेगेटिव आस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं. तो इस तरीके से, हाँ, यू मस्ट डील विथ ऑल दिस पॉइंट्स. हाँ, so this is the today's topic. Next time we'll discuss some other topic. So thank you.